नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल जो ईरान ने रात में किया है, कल जिस तरह का कहर बरसाया है अरब वर्ल्ड और इजराइल के ऊपर, यह पहली बार हुआ है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला ट्रंप अब घुटनों पर दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, ट्रंप और इजराइल के बीच पहली बार खटपट दिखाई दे रही है, पहली बार दरार दिखाई दे रही है। और ईरान की इस मार से अरब वर्ल्ड सीधा अमेरिका से सवाल पूछ रहा है। कतर ने खास तौर पर सीधा अमेरिका से सवाल पूछा है कि आपको हमारी फिक्र है भी या नहीं है। आप क्या सिर्फ इजराइल के हिसाब से काम करते चले जाएंगे? पूरे अरब वर्ल्ड में गुस्सा है और पूरा अरब वर्ल्ड जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि उसके समझ में आ रहा है कि इजराइल असल में उनका सारा तेल, सारा गैस चाहता है खत्म हो जाए, वो कमजोर हो जाए, फाइनेंशियली टूट जाए, ताकि जब इजराइल उन पर हमला करे तो वो मुकाबला करने की सिचुएशन में भी ना रहे। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इजराइल बहुत सोच समझ के खेल कर रहा है पूरे अरब वर्ल्ड को साफ करने का। आप कल देखिए, फार्स पर हमला हुआ, ईरान के फार्स पर हमला हुआ, जहां उनके गैस की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। दुनिया का 70% गैस वहां से सप्लाई होता है। इसके पहले याद कीजिए कि जब खार्क पर हमला हुआ था और धमकी दी थी ट्रंप ने कि अगर ईरान नहीं माना तो हम आयल वाले पूरे सेंटर पर भी हमला करेंगे, ईरान का आयल जला देंगे, तो ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया था कि अगर हमारे आयल एंड गैस सेक्टर पर हमला हुआ तो हम पूरे मिडिल ईस्ट का आयल और गैस जला कर रख देंगे। उसके पहले और याद कीजिए कि ईरान के पास जब आयल सेंटर पर, आयल डिपो पर हमला हुआ था, जबरदस्त आग लगी थी। उसके बाद पलटकर ईरान ने हमला किया था और अमेरिका ने तुरंत बयान दिया था कि आयल एंड गैस फैसिलिटीज पर हमला नहीं होगा, हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम था कि इस हमले का जवाब ईरान इस तरह से देगा कि पूरा अरब वर्ल्ड पागल हो जाएगा। और अरब वर्ल्ड अकेला पागल नहीं हो जाएगा। अरब वर्ल्ड तेल और गैस बेचकर पैसा कमाता है, लेकिन तेल और गैस के बिना दुनिया का काम नहीं चलेगा। सेंट्रलाइज हीटर्स नहीं चलेंगे यूरोप के अंदर, कारें नहीं चलेंगी जो सीएनजी से चलती हैं, घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा अगर गैस और तेल मिडिल ईस्ट का खत्म हो गया तो। यही वजह थी कि तेहरान के पास वाले हमले के बाद किसी भी आयल फैसिलिटी पर कोई हमला नहीं हुआ था। लेकिन कल इजराइल ने फार्स के ऊपर हमला किया और तुरंत खबर चलनी शुरू की, चाहे वो एएफपी न्यूज हो या बराक राविड जो इजराइल का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, प्रोपेगेंडाबाज है, सबने यही खबर चलाई कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया है। वैसे एक बात आपको और बता दूं कि इस समय जो हालात है उसमें यह बहुत कम मुमकिन लगता है कि इजराइल ने अकेले हमला किया हो फार्स के ऊपर। अब ईरान ने कहा हुआ था कि आप अगर हमारे बेस पर हमला करेंगे तो हम बेस पर हमला करेंगे, अगर आप हमारी आयल फैसिलिटी पे हमला करेंगे तो हम आयल फैसिलिटी पे हमला करेंगे, और अगर आप गैस फैसिलिटी पे हमला करेंगे तो हम गैस फैसिलिटी पर हमला करेंगे। शायद इजराइल और अमेरिका के दिमाग में यह रहा हो कि अली लारिजानी मारे गए और भी 2-3 इंपॉर्टेंट लीडर्स मारे गए, तो ईरान इस समय कमजोर पड़ा है, चलो उसका तेल और गैस जला देते हैं। तो उनको यह पता नहीं कि ईरान में जो कमांड है वो इतनी मल्टी लेयर्ड है कि चाहे खामनेई साहब मारे गए, चाहे अली लारिजानी मारे गए, चाहे आगे भी उनके सीनियर लीडर्स अगर मारे जाएंगे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लीडर्स इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी तरह डर कर चूहे की तरह बंकर में नहीं बैठे हैं, खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं, मौत से डरते नहीं हैं। पूछा गया, अरागची साहब से पूछा गया कि अगर आपकी हत्या हो जाए तो क्या होगा? उन्होंने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है, शहादत के रास्ते पर चलना तो हम सब पसंद करते हैं। यही सवाल पजेश्कियन से पूछा गया, उन्होंने भी मुस्कुरा कर कहा कि क्या फर्क पड़ता है, हम भी शहीद हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक ऐसे मुल्क से लड़ रहे हो तुम जहां शहादत जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल मानी जाती है, यह बात मौत से डरने वाले तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते हो। तो इन लोगों ने फार्स के ऊपर हमला किया और उसके तुरंत बाद जो हमला किया है ईरान ने, कम से कम 10 मुल्कों पर हमला किया है, 10 अलग अलग इलाकों में। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, यूएई के कई ठिकानों पर, मुआफक साल्टी एयरबेस जो है जॉर्डन का, वहां पे किया है हमला, कुवैत के कैंप आरिफ जान पर, अल उदैद और दहल कतर के,
और बहरीन में जो अमेरिका की फिफ्थ फ्लीट है, इन सब पर एक साथ हमला तो किया ही, लेकिन इसके साथ साथ कतर में रास लाफान जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां सबसे ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है, वहां पर हमला किया। रास लाफान का गैस प्रोडक्शन वो है जिससे यूरोप को गैस मिलती है, हिंदुस्तान को गैस मिलती है, एशिया को गैस मिलती है। और यह हमला इतना खतरनाक था कि प्रोडक्शन रोक दिया गया है और कतर ने बाकायदा यह बयान जारी किया है कि हमने जो वादे किए थे या जो हमारे गैस जहां जहां पहुंचनी थी, अब वो गैस नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि हमने प्रोडक्शन बंद किया हुआ है। इसके बाद कतर ने सीधी शिकायत की अमेरिका से कि आप चाहते क्या हैं। वैसे कतर किससे शिकायत कर रहा है, अब इतिहास जानते हैं हम। दिक्कत यह है कि मिडिल ईस्ट को समझने के लिए वहां की थोड़ी सी हिस्ट्री और वहां की ज्योग्राफी बहुत कायदे से समझनी पड़ेगी। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता होती। आप याद कीजिए कि कतर में जब सीज हुई थी, सऊदी अरबिया और यूएई ने मिलकर कतर को सीज किया था, उस समय कतर को छुड़ाया किसने था? उस समय कतर को छुड़ाया था ईरान ने। कतर की मदद की थी ईरान ने, कतर को गड्ढे से निकाला था ईरान ने। लेकिन कतर ने क्या किया? अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया और उसकी जमीन और उसकी आसमान का इस्तेमाल हुआ ईरान के कई बड़े लीडर्स को। जनरल सुलेमानी का नाम आप सब लोगों को याद होगा। जनरल सुलेमानी जैसे कई बड़े लीडर्स को मारने के लिए कतर की जमीन का इस्तेमाल हुआ। तो जैसा उसने किया वैसा भर रहा है। अमेरिका के गोद में अगर बैठा तो अमेरिका के हिस्से का मिसाइल वो झेल रहा है। खैर, कतर ने शिकायत की और उसके बाद वो बयान आया ट्रंप का, जिससे समझ में आता है कि कल के ईरानी एक्शन ने ट्रंप की रूह कंपा दी है। उस बयान में वो कहता क्या है कि फार्स पर हमला जब हुआ, ईरान की गैस फैसिलिटी पर हमला जब हुआ, तो अमेरिका को नहीं पता था। मेरे मना करने के बावजूद इजराइल ने हमला किया और हमने इजराइल को डायरेक्ट किया है कि आगे से गैस और ऑयल फैसिलिटी पर हमला नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। और उसके बाद अपनी धुन में लिख गया है कि अगर इसके बावजूद ईरान हमला करता है तो हम ये करेंगे, हम तबाह कर देंगे ऑयल फैसिलिटी। कर दो तबाह, ईरान की ऑयल फैसिलिटी तबाह कर दो। ईरान पूरा का पूरा सऊदी अरबिया और बाकी सब जगह की ऑयल फैसिलिटी तबाह कर देगा। उसके बाद देखो तमाशा क्या होता है सारी दुनिया का। खैर, यह बयान सीधे सीधे घुटने पर आने का है। यह बयान दुनिया के सामने यह स्वीकार करने का है कि ऑयल एंड गैस फैसिलिटी पर हमला, जो वैसे भी यूएन के नियमों के खिलाफ है, जो मॉडर्न नियम है जंग के, जो यूएन के बनने के बाद बने हैं, उनके खिलाफ है किसी देश के इकोनॉमिक सेंटर्स पर हमला करना। लेकिन शुरुआत आपने की है तो खत्म तो ईरान करेगा। आप रेड लाइन बढ़ाते जाएंगे, ईरान रेड लाइन बढ़ाता जाएगा। यह बात उसने पहले ही कर दी है। सिवाय एक चीज के कि वो बच्चों के स्कूल पर हमला नहीं करेगा, सिवाय एक चीज के कि वो अस्पतालों पर हमला नहीं करेगा, सिवाय एक चीज के कि वो कॉलोनीज पर जहां आम शहरी रहते हैं वहां ईरान हमला नहीं करेगा। उस शैतानियत में आपका मुकाबला नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर मोरल ग्राउंड है। वहां पर लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो इस तरह की हरकतों के खिलाफ हैं, जो आम आदमी को मारने, जो स्कूली बच्चों को मारने, जो अस्पतालों को तोड़ने के खिलाफ हैं। वरना अभी तक ईरान ने इजराइल के अंदर इतनी कब्रें बिछा दी होती कि गिनते गिनते इजराइल के लिए मुश्किल हो जाती कि अब कहां से जमीन लाएं इन कब्रों के लिए। लेकिन यह मामला होता है मोरालिटी का, यह मामला होता है नैतिकता का। यही नैतिकता है कि 2004 में यह रूलिंग दी गई ईरान के अंदर कि हम एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह आम लोगों को मारता है। यह इस बात में कोई फर्क नहीं कर पाता कि कौन आम इंसान है और कौन सैनिक है। यह जब किसी मुल्क पर बरसता है तो उसको तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हम नहीं बनाएंगे। यह ईरान में फैसला हुआ 2004 में, जिसकी वजह से आप ईरान पर हमला कर पा रहे हो, वरना जाने कब का एटॉमिक बम बना चुका होता। इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ बताया इसको सैयद अली खामनेई साहब ने, जिसकी वजह से आज ईरान के पास एटॉमिक बम नहीं है। और यही वजह है, कई लोग पूछते हैं कि वो इतने लोगों को मार रहे हैं, ईरान क्यों नहीं इतने लोगों को मार रहा है? क्योंकि ईरान एक मोरल देश है। ईरान 5-6 हजार साल पुराना एक देश है, जहां एक कल्चर है।
और उस कल्चर के तहत वहां के आम लोगों को, अस्पतालों को, स्कूलों को, बाजारों को नहीं निशाना बना रहा है ईरान। ईरान केवल उन जगहों को निशाना बना रहा है जो स्ट्रेटजिक है। अब इस बयान के बाद खलबली मची हुई है। ट्रंप के इस बयान के बाद खलबली मची हुई है। बराक राविड लिख रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। डायरेक्ट नहीं लिखा है लेकिन इनडायरेक्टली लिख रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, यह हमला तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। अभी इजराइल के किसी सीनियर लीडर का बयान नहीं आया है और आएगा भी नहीं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि इस बयान के बावजूद आईडीएफ ऑयल एंड गैस पर हमला करना रोकेगा या नहीं रोकेगा। और यह सवाल हमारे आपके सामने कम है, यह सवाल अरब मुल्कों के सामने ज्यादा है। अरब मुल्कों की एक बड़ी मीटिंग रियाद में हुई, सारे अरब मुल्क के लीडर्स वहां पर थे। उन्होंने इस बात की मजम्मत की कि ईरान तमाम अरब कंट्रीज के सेंटर्स पर हमला कर रहा है, लेकिन इस बात की मजम्मत करने से चूक गए कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है। इतने डरे हुए हैं अरब मुल्क, इतने डरे हुए हैं कि इनकी जबान से यह निकला नहीं कि पहला हमला अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर किया, जिसके जवाब में ईरान हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इनके बिजनेस सेंटर्स तबाह हो रहे हैं, इनके ऑयल और गैस फैसिलिटी पे दिक्कत आ रही है, इनके हवाई अड्डे बंद पड़े हुए हैं, इनकी अय्याशी में थोड़ी खलल आ गई है। यह कहने में इनको डर लग रहा है और यह कहने में लगने वाला इनको डर बताता है कि यह किस कदर अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठे हुए। अकेले में ले जाइए, इनसे पूछिए, ये सब कहेंगे कि गलत हुआ, ईरान पर अटैक हुआ। लेकिन जनता के सामने, पब्लिक के सामने, अमेरिका के सामने इनकी जबान नहीं खुल रही है। और दूसरी तरफ ईरान से सीधी लड़ाई में जा सकें इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। ये हैं वो अरब मुल्क जो कस्टोडियन बनते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनके हाथों में तलवार होती है, जिनके सीने पे बैजेज होते हैं। ऐसा लगता है कि मध्यकाल से सीधे निकल के आए हैं कोई बड़ी जंग लड़के। सॉरी, इन्होंने कभी कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी। ये सिर्फ अमेरिका की गोद में बैठकर अय्याशी कर रहे हैं पिछले 30, 40, 50 सालों से, जब से तेल मिला है। और इसीलिए इनकी हिम्मत नहीं है किसी बड़ी लड़ाई में शामिल होने का। सूडान में यूएई पैसे भेजकर और बाकी सब भेजकर हत्याकांड करवा सकता है, यमन में तमाशा चल सकता है, लेकिन जब वाकई बड़ी ताकत सामने हो तो इनके लिए लड़ना असंभव है, बिल्कुल मुश्किल है। खैर, मीटिंग में ये बैठकर ईरान की मजम्मत कर रहे हैं कि ईरान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, और मैंने आपको बताया कि इस बात पर चुप हैं कि ईरान पर किसने हमला किया है। मुझे याद आया कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उनके पास ये लोग पहुंचे थे, इनके प्रतिनिधि पहुंचे थे, और लावरोव से इन्होंने पूछा कि आप ईरान की मजम्मत क्यों नहीं करते हैं, इस बात के लिए ईरान को इस बात से क्यों नहीं रोकते हैं कि वो अरब मुल्कों के ऊपर हमला कर रहा है। लावरोव, जिनको मैं दुनिया के सबसे शानदार डिप्लोमेट्स में से एक मानता हूं, उन्होंने कहा कि जब ईरान पर हमला हुआ था वहां इतनी बच्चियां मार दी गई थी, वहां ईरान के सुप्रीम लीडर का मर्डर हुआ था, तो आपने मजम्मत की थी। और उसके बाद अरब मुल्कों के जो प्रतिनिधि वहां बैठे थे, उनकी जबान सिल गई, एक लफ्ज उनसे बोला नहीं गया। तो अब उनकी मजम्मतों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब एक दूसरा है। वो प्रेशर कर रहे हैं, ट्रंप का ये बयान बता रहा है कि कतर और दूसरे मुल्क ये प्रेशर बना रहे हैं कि भाई बाकी लड़ाइयां तो ठीक हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस को इसमें शामिल मत करो, क्योंकि ऑयल एंड गैस अगर तबाह हो गया तो हम भी तबाह होंगे, तुम भी तबाह होगे, सारी दुनिया में तबाही फैलेगी, फायदा किसी को नहीं मिलना है। और इसी प्रेशर के चलते, और कुछ प्रेशर अंदर से भी पड़ रहा है ट्रंप के ऊपर। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक वादा किया था कि गैस जो होगी उसकी प्राइस हम कम कर देंगे, और गैस की प्राइस वाकई कम हुई थी, $2.79 प्रति गैलन हो गई थी। अब वो बढ़कर $3.84 पर गैलन हो गई है। दुनिया के मार्केट में 100 क्रॉस कर चुका है, $100 क्रॉस कर चुका है ऑयल पर बैरल। ऑयल का जो दाम है वो 100 से ऊपर हो चुका है। आज हालत यह है कि यूएई में भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं। ओमानी ऑयल तो $150 से ऊपर पहुंच गया है, और मैं आपको बताऊं कि $125 से ऊपर अगर दुनिया के मार्केट में ऑयल पहुंचा तो डिप्रिसिएशन का दौर, डिप्रेशन का दौर शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब यह है अमेरिका में धड़ाधड़ नौकरियां कम होंगी, सारी दुनिया में नौकरी कम होगी, और सारी दुनिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस गड्ढे में चली जाएगी। तो एक तो अमेरिका के अंदर गैस की प्राइस बढ़ना, और दूसरी हकीकत सुनिए, कल अमेरिका का मार्केट डाउ जोन्स
2026 के सबसे निचले स्तर पर, सबसे लोवेस्ट लेवल पर जाकर बंद होता है और $800 मिलियन अमेरिका की मार्केट से साफ हो जाते हैं। मार्केट से इन लोगों को बहुत डर लगता है। तो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, मार्केट लगातार डाउन जा रहा है, 2026 के सबसे लोवेस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। कल अमेरिका में एक बड़ा इस्तीफा हुआ था, वो टकर कार्लसन को बाकायदा इंटरव्यू दे रहे हैं और इस इंटरव्यू में बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि इजराइल के प्रेशर में ट्रंप काम कर रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप की इमेज लगातार ये बन रही है कि एप्स्टीन फाइल के डर से वो इजराइल के अंडर में काम कर रहा है। इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में उनके बुरे हाल हैं। और जो इनको लगा था कि ये अली लारिजानी को मार देंगे, ये कुछ और लीडर्स को मार देंगे तो ईरानी डर जाएंगे, उसका क्या असर हुआ? कल अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो पूरे ईरान के लोग सड़कों पर थे। आप प्रेस टीवी को अगर फॉलो करते हैं, प्रेस टीवी वहां की सेमी आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट है, तो पूरे ईरान में, चाहे वो इस्फहान हो, चाहे वो कुम हो, चाहे वो मशहद हो, चाहे तेहरान हो, हर जगह लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे, ईरान का झंडा लेकर नेशनल एंथम गा रहे हैं और अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। तो जिन ईरानियों को डराने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोगों को मार के, वो डरने का नाम तो नहीं ले रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि जीरो हो गए हैं ईरान के पास हथियार, 2-4 ड्रोन बचे हों तो कोई बात है। और कल का रिकॉर्ड बताता है कि पहले से भी ज्यादा ड्रोन चला रहा है ईरान, पहले से भी ज्यादा मिसाइलें, पहले से भी ज्यादा पावरफुल मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान की वो बात सही होती साबित हो रही है कि अभी तो हमारे पास असली मिसाइलें बची हैं। तो ट्रंप का यह समझना, ट्रंप को जो मोसाद और सीआईए बता रहे होंगे कि भैया ईरान का सारा हथियार हमने खत्म कर दिया, ट्रंप नहीं जानता है कि ऐसी चीजों के लिए ईरान बहुत पहले से तैयार है। न तो उसकी मिसाइल खत्म हुई हैं, न उसके ड्रोन खत्म हुए हैं, उनकी संख्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है, जो बीच में उसने जानबूझकर घटाया था, आपको इस भ्रम में डालने के लिए किया था कि आपको ऐसा लगे अरे अब तो ईरान कमजोर हो गया। और अब हालत यह है कि खबर यह आ रही है कि ईरान के पास एक मैसेज भेजा गया है कि भैया बातचीत कर लो। क्या है वो मैसेज और लेबनान में क्या चल रहा है? लेबनान में बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है। कल ईरान ने जो किया है वो भी बहुत मजेदार है, लेबनान के अंदर, लेबनान के बॉर्डर पर। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी खबरें हैं जो अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। अभी के वीडियो के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।